तो दोस्तों, जैसा कि सीजन 2 के इख्तिताम पर अर्तगल अपने साथियों समेत मगरबी बाज़ंतीनी सरहदों पर आ जाता है, तो सीजन 3 कई सालों बाद उन दिनों शुरू हो जाता है जब काई कबीला कहत में गिरा होता है। हर कोई अर्तगल के खिलाफ हो जाता है और लोग अर्तगल की सरदारी पर भी उंगली उठाने लग जाते हैं और कुछ लोग तो हिजरत पर भी पछता रहे होते हैं। इसके अलावा एक और बात यह है कि मशरिक से न सिर्फ काई कबीला हिजरत करके मगरब आता है, बल्कि ऐसे कई और तुर्क कबाइल भी मगरबी सरहदों पर आ बसे होते हैं और यूं तुर्क आधे मशरिक और आधे मगरब में आबाद हो जाते हैं। यहाँ पर तुर्कों का सबसे बड़ा कबीला चावदार भी आकर आबाद हो जाता है, जिसके सरदार का नाम जानदार होता है। उसके दो बेटे उराल और आलियार, जबकि एक बेटी असलाहान भी होती है। आलियार तलब इल्म की सबक कबीले से बाहर होता है, जबकि उराल अपने वालिद का नायब होता है, जबकि बेटी असलाहान कालीन साजी की सनत को संभालती है। बहरहाल उन दिनों अर्तगल अपने साथियों जुलजान भाई के समेत सल्जूकी नुमाइंदे को मिलने जाते हैं और वहाँ वो अर्तगल को आगाह करता है कि सुल्तान आपकी कारकर्दगी से काफी मुतमईन है, इसलिए वो आपको एक और बड़ा मिशन सौंपने वाले हैं, यानी कराची हिसार की फतह का मिशन सौंपना चाहते हैं। और ये बात भी इल्म में आती है कि सादुद्दीन कोपिक तरक्की हासिल करके अब सल्जूकी वजीर बन चुका है। मजीद बरा ये कि सल्जूक सल्तनत की तरफ से बाज़ंतीनी सल्तनत में जासूस आपको हानली बाजार में मिलेगा और आपको सलीबी दारुल हुकूमत निकिया के राजों से भी आगाह करेगा। ये मालूमात आपको कराची हिसार फतह करने में मददगार साबित होंगी। इसके अलावा भी अर्तगल के पास जानवरों की खालें होती हैं, जिन्हें वो बेचकर कबीले के लिए अनाज पाने का ख्वाहिशमंद होता है। बहरहाल उस मुलाकात की इतला सलीबियों को हो जाती है और नुमाइंदा भी शहीद हो जाता है, मगर अर्तगल और उसके सिपाही सलीबियों की कमर तोड़ कर रख देते हैं। हमले में सलीबी जासूस राज फाश करने ही वाला होता है, मगर जुलजान उसके बोलने से कबल ही उसको साकिन कर देता है, मगर सलीबी खुद फरार हो जाता है। कबीले में अर्तगल अपने सिपाही दोशान को मकसद जासूसी के लिए कई महीनों से बाहर भेज रखा होता है, जिसके सबब उसकी बेगम गुलबानो की काई कबीले की सरदार घराने से भी अनबन भी रहती है। जबकि दूसरी जानिब अर्तगल बेमा साथियों के खालों को बेचने और जासूस से मुलाकात की गर्ज से हानली बाजार आता है। हानली बाजार उस वक्त का मशहूर तरीन बाजार था, जिसका मालिक ईसाई टेम्पलर सेमोन था। सेमोन खुफिया मकासद पर सरगर्म सल्जूक सल्तनत से मगरबी जमीन छीनने का ख्वाहिशमंद होता है, जबकि अपने मीठे लहजे से वो बाजार के मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों ताजरों के दिलों पर भी राज कर रहा होता है। मगर बाजार के अंदर ना इंसाफी और लूट मार का बाजार सरगर्म था। उसके दो ईसाई कमांडर फिलिप और दूसरा अपना नाम हसन ताजिर रख कर जासूसी के लिए सरगर्म होता है। उसकी एक छोटी बहन मारिया भी होती है, जो हानली बाजार के सराय में इंतजाम संभालती है। अर्तगल की मुलाकात बाजार में चावदार कबीले के उराल से होती है और काई कबीले के बरक्स चावदार कबीला तजारात के मामले में आगे होता है, जबकि काई कबीला जंगी तौर पर आगे होता है। इनके दरमियान इस मौजू पर बहुत बहस भी होती रहती है। जबकि दूसरी जानिब जब सेमून को जासूस की आमद की खबर होती है, तो वो उसको गिरफ्तार करके बाजार के बीच लटका देता है कि इसके राज जानने वाले को जब इसे यूं देखेंगे तो लाजमी हमला करेंगे और तब गिरफ्तार हो जाएंगे, क्योंकि जासूस जुल्म के बावजूद भी कुछ नहीं उगलता। उराल और सेमून गहरी तिजारती दोस्ती होती है और वो एक तरह मुंह बोले भाई होते हैं। उराल अपने कबीले के साथ मुआशी तौर पर बदनवानी कर रहा होता है और अपने मफादात को बढ़ा चढ़ा रहा होता है। जब ये बात कबीले के सरदार जानदार को अपने वजीर तोख्तामश जरिए पता चलती है और इस बात का इकरार उसका करीब तरीन साथी भी कर देता है, तो जानदार उराल को तलब करता है, मगर उराल खुद को साफ जाहिर करवाने में कामयाब हो जाता है। उराल को जब इस बात का इल्म होता है कि उसके वालिद को भड़काने वाला उसका वजीर तोख्तामुश है, तो वो उसके लिए माये से जहर तैयार करवाता है, जिससे इंसान पागल होकर मर जाता है। पागल पने में तोख्तामुश जानदार पर हमला करता है, मगर उराल चाकू से उसे कत्ल कर देता है। उसको बतौर इबरत कत्ल सरदार खंबे पर लटकाया जाता है, मगर दरअसल वो मासूम होता है। जबकि दूसरी जानिब बाजार में अर्तगल और असलाहान की मुलाकात हो जाती है और वहीं पर उराल गुलामों का शिकार भी कर रहा होता है, मगर एक गुलाम हजरत ओरियान को अर्तगल बचा लेता है और उसे गुर्बत के बावजूद अर्तगल खरीद लेता है, जिससे असलाहान को अर्तगल से इश्क भी हो जाता है। अर्तगल खालें बेचकर कबीले आता है और वो जासूस को बाजार से छुड़ाने का मंसूबा भी बनाता है। खुराक की किल्लत से तंग कबीला अगरचा अर्तगल पर सवालात उठाते हैं, मगर अर्तगल जवाब नहीं देता। उराल की बीवी चोलपान अंदर से ईसाई होती है और हर गलत काम में उराल का बराबर साथ दे रही होती है, जबकि अर्तगल का बेटा कुंदूज अब काफी बड़ा हो चुका होता है। अर्तगल बेमा साथियों के रात के अंधेरे में बाजार पर हमला करता है, मगर सलीबी पहली उस हमले के मुतालिक चौकन्ना होते हैं। अर्तगल जासूस को बचा कर तो ले जाता है, मगर वो कुछ बोलने से कबल ही दम तोड़ जाता है। उसके सर मोड़ने पर एक शख्स का नाम लिखा होता है, जो होता है याया। दरअसल सेमून का असल नाम याया होता है और वो टेम्पलर सरगना होता है, मगर वो खुद को सेमून जाहिर करता है। आम सलीबी सिपाही और टेम्पलर्स में ये फर्क है कि सलीबी सिपाही एक मुनज़्ज़म तरीके से शहंशाह के नीचे मुख्तलिफ कलों में काम करते हैं, जिस तरह सीजन 1 में तीतुश वगैरह थे, मगर टेम्पलर शहंशाह से हटकर ईसाईयत को फरोग देने और उसका रोब कायम करने के लिए काम करते हैं। लेकिन ये बातें अर्तगल को भी उस वक्त तक नहीं मालूम होती, क्योंकि खुद को सिर्फ बाजार का मालिक और ताजिर जाहिर करता है। हाँ, अर्तगल को उस पर शक लाजमी होता है। जबकि गुलाम हजरत ओरियान को ईसाई होने के बावजूद अर्तगल अपना काई बाशिंदा बना लेता है और उसे आजाद कर देता है। हजरत ओरियान अर्तगल के पास आकर सोने की अहमियत बताता है और ये भी कि वो ये काम करता रहा है। अगर आपका हुक्म हो तो मैं इन जमीनों की नदियों से सोना निकालना चाहता
लाता हूँ ताकि कबीले के काम आ सकूं। अर्तगल की हुक्म के बाद वो काम पर लग जाता है। आरिफ साहब एक बेहतरीन तबीब के साथ साथ एक आला मुशीर भी होता है। वो अर्तगल के हर हुक्म पर लब्बैक कहता और अर्तगल की सेमत को भी दुरुस्त करता रहता था। दूसरी जानब चावदार कबीले में जानदार का सबसे छोटा बेटा आलियार तालीम के बाद कबीले वापस आता है और जब अपने मुंह बोले चचा तोख्तामुश को यूं लटका पाता है तो उसे उतार कर दफना देता है। इस दौरान वो अपने साथी कोतलुजा के हमरा मौत की वजह भी तलाश करता है। वो इस घर से इसकी जबान ले लेता है क्योंकि उसके नजदीक तोख्तामुश कई सालों से चावदार का जानिसार था और कई महाजों पर जानदार के शाना बिशाना लड़ चुका है। वो ऐसी हरकत नहीं कर सकता। दूसरी जानिब असलहान के मशरे के मुताबिक अर्तगल बाजार में कालीने बेचने भी आता है। उसकी आमद से कबल ही ओराल कालीने वीनस के अमीर ताजरों को बेचने के लिए डील कर रहा होता है। ओराल लालच में अर्तगल से बड़ी पेशकश करता है और नतीजतन अच्छे मुनाफे के साथ अर्तगल कई कालीने बेच देता है। अर्तगल इनकी कालीने ढाकों से बचाने के लिए नूरगुल और कुछ सिपाहियों को उनके हमरा कुस्तंतिनिया रवाना कर देते हैं, जबकि उसी बाजार में मारिया को नूरगुल से इश्क हो जाता है। ये कालीने दरअसल 300 सोने के सिक्कों के अवज बिकती हैं। ओराल उस गुस्से में आकर अपने साथी बातूहान को भेजता है कि कई सिपाहियों को मारकर कालीने जला दे ताकि न सिर्फ गैर मुल्की ताजरों का अर्तगल से एतबार उठ जाए बल्कि उसको 300 सिक्के भी देने पड़े। वैसा ही होता है और सब शहीद और कालीने जल जाती हैं। मगर अगली सुबह मारिया को इत्तफाकन नूरगुल जख्मी मिलता है। वो उसे सराय ले आती है और इश्क की वजह से खास देखभाल भी करती है। सराय आकर अर्तगल अपने शहीदों की लाशें कबीले लाता है, जबकि नूरगुल को जख्मी होने की वजह से वहीं रहना पड़ता है। अर्तगल शहीदों का बदला लेने का वादा करता है और सैमून उसको बताता है कि उसको उसके शहीदों के कातलों का इल्म है। वो उसके लिए 2 बंदे भेजता है कि उससे खास मकाम पर मिले। दरअसल सैमून दोनों कबाइल को लड़ाना चाहता था ताकि इसकी राह हमवार हो सके। वो ओराल के सामने ओराल का दोस्त और अर्तगल के सामने अर्तगल का हिमायती जाहिर करता था। वो ओराल के खिलाफ बातूहान का चाकू अर्तगल को बतौर सबूत देना चाहता था जो कि मारिया को वहीं से मिला था। आलियार इन मामलात पर गहरे नजर रखे होता है और उसको ये भी मालूम होता है कि काई का कातिल उसका अपना भाई है, मगर वो इत्तेहाद तुर्क के तहत खामोश रहता है। वो अर्तगल से कबल इस मकाम पर पहुंच जाता है और सबूत समेत उन बंदों को खत्म कर देता है और अर्तगल को चावदार में दावत भी दे आता है ताकि अर्तगल के दिल में जो चावदार के मुतालिक शुबहात हैं वो भी खत्म हो जाए। दूसरी जानिब अर्तगल बाबर को नूरगुल की तरफ ठहरा देता है कि सैमून की जासूसी भी करे और नूरगुल का ख्याल भी रखे। सराय के ऊपर सैमून ताजिर होता है, जबकि सराय के नीचे उसने एक तहखाना बना रखा होता है जहाँ वो बतौर दयाशिया अपने असलीबी मकासद तय करता है। दूसरी तरफ अर्तगल चावदार दावत पर आता है और वहाँ जानदार मकारी से अर्तगल से इत्तेहाद की बात मनवा लेता है कि आज से एक साथ हम कालीने बोनेंगे और मिलकर फरोख्त भी करेंगे। अलबत्ता इस बात से ओराल को मुआशी तौर पर धचका भी लगता है क्योंकि इसी कारोबार में वो बदगुमानी करके दौलत लूट रहा था। काई से हलीमा सुल्तान और चावदार से असलहान खातून बतौर मुंतजिम मुंतखब की जाती हैं, जिसे अर्तगल तस्लीम कर लेता है। बाजार में कई सालों से बाहर दुशान वापस आकर बाबर से मिलता है, मगर वो मिलकर दोबारा चला जाता है। अब तक नूरगुल भी काफी बेहतर हो जाता है। हालात थोड़े बहुत काबू में आते हैं तो अर्तगल काफी वक्त के बाद हलीमा सुल्तान के हमरा सैर को निकलते हैं और वहीं हलीमा सुल्तान को बताती है कि एक दफा फिर से बाप बनने वाले हैं। इस बार इस खुशी के रंग में भंग डालने मंगोल नहीं आते बल्कि मकामी डाकू आते हैं जिनको अर्तगल भगा देता है। इधर हाजत तोरियान 20 कोशिशों के बाद आखिरकार सोना तलाश कर ही लेता है। वो अर्तगल से इजाजत लेकर छुप कर कान बनाकर काम पे लग जाता है और कबीले की मुआशरत को सहारा भी देता रहता है। दूसरी जानिब आलियार तोख्तामुश की जबान आरिफ साहब को देते हैं कि इस पर कौन सा जहर लगा है। वो उनको बताते हैं कि ये नायाब जहर है जो इंसान को पागल कर देता है। चनाचे ये बात भी आलियार को इल्म में आ जाती है कि तोख्तामुश मासूम था, मगर जहर देने वाला अभी तक उसे कंफर्म नहीं होता। ओराल के मामलात में आलियार के आ जाने की वजह से दोनों भाइयों में अक्सर अनबन भी कायम रहती है और इधर शिफायाब होने के बाद नूरगुल भी सैमून की उस तहखाने को तलाश कर लेता है जहाँ वो छुप कर अपने मकासद पर बात करते हैं। जबकि मुश्तरका सनत में चोलपान और हलीमा में भी बहस होती रहती है और ताजिर हसन भी अर्तगल के दिल में जगह बना चुका होता है। ओराल इस मुश्तरका सनतकारी को खत्म करने के लिए मकामी डाकुओं को रकम देकर ख्वातीन पर रास्ते पर हमला करवा देता है, जिसमें कई ख्वातीन शहीद भी हो जाती हैं, बंदूक जख्मी हो जाता है, जबकि हलीमा सुल्तान और असलहान खातून अगवा हो जाती हैं। जबकि दूसरी जानिब से सादुद्दीन कोपिक भी आ जाता है और वो सैमून से मिलता है। उनके दरमियान बहस भी होती है। अर्तगल हलीमा और असलहान को छुड़वाता है और वहीं पर ओराल अपने आप को मासूम करार दिलवाने के लिए जान बचाने आ जाता है। बहरहाल ओराल, आरियाल और अर्तगल में खूब लड़ाई और तकरार भी होती रहती हैं। सैमून को जब इल्म होता है कि नूरगुल अब उनकी जासूसी कर रहा है और वो बजाय उसको गिरफ्तार करने के उसका इस्तेमाल करते हैं और एक जाली खत पर वही पागल कर देने वाला
والا زہر لگا کر نورگل کو پھنسا دیتے ہیں کہ یہ خط جنگ والا ہے۔ نورگل وہ خط فخریہ طور پر ارطغرل کو پیش کرتا ہے اور اس وقت دونوں قبائل کامیاب صنعت کاری کی وجہ سے کائی قبیلے میں دعوت پر لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ نورگل چھپ کر خط دے کر چلا جاتا ہے، مگر بعد میں جب ارطغرل خط پڑھتا ہے تو آہستہ آہستہ زہر اپنا اثر دکھاتا ہے اور ارطغرل بے قابو ہو جاتا ہے، وہ سب پر حملہ شروع کر دیتا ہے، جبکہ دوسری جانب شیخ اکبر ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ ارطغرل کے لیے دعا کرتے ہیں۔ عارف صاحب ارطغرل کا علاج کرتے ہیں مگر وہ بے بس ہو جاتے ہیں اور وہیں ارطغرل کو شہید سمجھ لیتے ہیں۔ شیخ ابن العربی رو رو کر دعائیں کرتے ہیں اور ارطغرل کو ہوش آتا ہے، اور یہ رو رو کر دعاؤں والا سین شاید سیزن 3 کا سب سے دکھی ترین سین تھا اور کافی رلا دینے والا سین تھا، کیونکہ پہلی دفعہ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ رو رہے تھے۔ چنانچہ ایک معجزہ ہوتا ہے اور ارطغرل کہتا ہے کہ اسے قبیلے والوں کے سامنے شہید ہی قرار دیا جائے تاکہ وہ اس کی جڑ تک پہنچ سکے۔ قبیلہ آہو پکار کر رہا ہوتا ہے اور کسی کو بھی ارطغرل کی شہادت کی خبر ہضم نہیں ہو رہی ہوتی۔ عارف صاحب سے لاش مانگنے پر بتایا جاتا ہے کہ ارطغرل کی لاش پر جانچ کرنا چاہتے ہیں کہ کون سا زہر تھا، مگر اب تک ارطغرل کپڑے تبدیل کر کے روانہ ہو چکا ہوتا ہے۔ جبکہ نورگل بھی اب سرائے کے بجائے قبیلے واپس آتا ہے تو ارطغرل کی جگہ ذوالجان جو سردار بنا بیٹھا ہوتا ہے وہ نورگل پر ظلم کرتا ہے۔ نورگل خود بھی اپنے آپ کو اس ارطغرل کی شہادت کا ذمہ دار سمجھ رہا ہوتا ہے۔ ارطغرل کی شہادت سیمون اور اورال دونوں کے لیے آدھا بوجھ ہٹا دینے کے مترادف تھی، مگر عین ارطغرل اس وقت واپس آ جاتا ہے جب نورگل کو سزائے موت کے لیے لے جا رہے ہوتے ہیں۔ سب لوگ ارطغرل کو واپس دیکھ کر یقین نہیں کر پاتے، مگر ارطغرل کے سامنے شیر کی طرح کھڑا ہوتا ہے۔ وہاں سے نماز ادا کرنے کے بعد ارطغرل اپنے ساتھیوں کے حانلی بازار فتح کرنے کے لیے نکلتے ہیں اور حانلی بازار میں جو خونریز جنگ کے بعد کائی قبیلہ ٹیمپلرز کو مار بھگاتے ہیں اور فتح یاب ہو جاتے ہیں، جبکہ سیمون فرار ہو جاتا ہے۔ سرائے پر کائی پرچم لگا کر اذان دی جاتی ہے اور بازار کو حرام سے پاک کیا جاتا ہے۔ ارطغرل وہاں سے ڈرے ہوئے تاجروں سے تقریر کرتا ہے کہ اب سے ظلم کا نظام ختم ہو گیا ہے، ہر طرف انصاف کا عالم ہوگا، اب کسی کو اس کے مذہب کی بنیاد پر نہیں بلکہ کردار کی بنیاد پر پرکھا جائے گا، اور اسی لیے ارطغرل اپنے خزانچی بھی ایک قابل عیسائی ہی کو مقرر کرتا ہے۔ سیمون جان بچا کر اورال سے مدد طلب کرنے آتا ہے، مگر اورال کائی سوایوں کو اس کے پیچھے آتا دیکھتے ہیں تو اسے قتل کر دیتا ہے تاکہ کائی سیمون سے اس کے خلاف راز نہ گروا سکے۔ البتہ بازار کی فتح بڑی خوشخبری تھی، مگر سیمون ہزاروں راز سموئے مر جاتا ہے کیونکہ وہ ایک ٹیمپلر جاسوس بھی تھا، جبکہ اب تک ماریا اور فلپ بھی مارے جاتے ہیں، جبکہ تاجر حسن جو اصل میں عیسائی ہوتا ہے وہ جان بچا کر کالا چاہیسار کے لیے بھاگ جاتا ہے۔ دوسری جانب سعد الدین اورال کی ملاقات ہوتی ہے اور اس میں سعد الدین اورال کو اشارہ کرتا ہے اگر تم ارطغرل کو روکنے میں کامیاب نہ رہے تو سلطان امیر علاء الدین ان تمام مغربی زمینوں کو ارطغرل کو سپرد کر دے گا، جو کہ وہ ہر حال میں نہیں ہونے دینا چاہتا۔ بہرحال بعض ازاں قائی اور چاودار اتحاد کو یقین بنانے کے لیے پرعزم ہوتے ہیں اور کام پر لگ جاتے ہیں، اور اسی سلسلے میں جاندار اپنی بیٹی کی شادی ارطغرل سے کرانے کا بھی خواہشمند ہوتا ہے، مگر ارطغرل انکار کر دیتا ہے کہ میں پہلے ہی والد ہوں اور میری محبت تقسیم ہو جائے گی اور میں دونوں میں شاید انصاف بھی نہ کر سکوں، جس سے اصلاح خان کے دل میں ارطغرل سے نفرت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ ادھر ارطغرل کو راہ سے ہٹانے کے لیے سعد الدین آ کر چاودار قبیلے میں ڈیرے ڈال دیتا ہے، یہ کائی سے زیادہ عظمت والا قبیلہ چاودار قبیلہ ہے۔ دوسری جانب اورال ارطغرل کی سونے کی کان پر جانچ لگوا کر حملہ کر دیتا ہے، جس میں ارطغرل آ کر حضرت اوریان کی جان بچاتا ہے اور سونا نکالنے کے عمل کو روک دیا جاتا ہے۔ قبائلی حالات جیسی ہلکے ہوتے ہیں، وہیں دوسری جانب بازنطینی سرحد پر موجود کالا چاہیسار قلعے کا کمانڈر ویسیلوس ان ترکوں سے تنگ ہوتا ہے، وہ اپنے گورنر کی مخالف جنگ کا شوقین ہوتا ہے اور امن سے رہنے کے بجائے ترکوں کو ان زمینوں سے بھگانے کا خواہشمند ہوتا ہے، اور اسی سلسلے میں ان کا سب سے بڑا دشمن فاتح ارطغرل ہوتا ہے، جس کو مٹا کر وہ ترکوں کو کچل سکتے تھے۔ اس لیے وہ ایک تو کائی قبیلے کے ماتحت حانلی بازار سے ہر قسم کے تجارت کو ختم کر دیتے ہیں، جس سے بازار کے عیسائی تاجر بھی بازار سے منہ پھیر لیتے ہیں، کیونکہ کالا چاہیسار کا گورنر ان کے لیے عزت رکھتا تھا۔ دوسرا بڑا کام کمانڈر ویسیلوس یہ کرتا ہے کہ وہ کائی قبیلے کا لباس پہنوا کر تاجر حسن کے ہاتھوں گورنر کی بیٹی علینا پر حملہ کروا دیتا ہے اور گورنر کو بھی زبردستی تیش دلواتا ہے کہ دیکھیں یہ ترک ہماری بقا کے لیے خطرناک ہیں، مگر علینا بچتی بچاتی ارطغرل کے سپاہی بابر کے ہاتھوں حانلی بازار لائی جاتی ہے، جبکہ ارطغرل اس وقت عیسائی تاجروں کی رضامندی کی غرض سے کالا چاہیسار کے گورنر سے بات کر رہا ہوتا ہے، مگر ان کے درمیان حلینا پر حملے کی وجہ سے ہاتھا پائی ہو جاتی ہے۔ مختصر بات یہ کہ ارطغرل گورنر کے کمرے میں گورنر ہی کے ساتھ قید کر دیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر 24 گھنٹوں کے اندر اندر تمہارے سپاہی حلینا کو لے کر نہ آئے اور اگر حلیمہ نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ حملہ آور کائی ہی کے لوگ ہیں تو تم گورنر کے ہاتھوں مرو گے۔ ادھر حانلی بازار میں حلینا کے ساتھ بابر اور دوسرے کائی کے لوگوں کا حسن سلوک اسے باور کرا دیتا ہے کہ یہ لوگ کبھی بھی کسی کے دشمن ہو ہی نہیں سکتے، جبکہ قلعے میں اگلا پورا دن ارطغرل گورنر سے بات منوا لیتا ہے کہ دشمن ہم دونوں کے درمیان ہے جو ہمیں ہی لڑانا چاہتا ہے۔ البتہ ویسیلوس اگلے دن قلعے میں حلینا کو لاتے وقت حملہ کروا دیتا ہے، مگر چھپ کر آلیار کے تیر اندازے سے حلینا کو قلعے میں لے جاتے ہیں
और अलीना सब कुछ सच बता देती है। इस अमल से गवर्नर की आंखें खुल जाती हैं और वो बंद तजारत बहाल करा देता है और अर्तगल से माफी मांग कर रवाना करा देता है। अर्तगल भी उसे जाते जाते बाजार आने की दावत दे आता है। दावत पर अगले दिन गवर्नर अमन के पैगाम लिए बाजार आता है और मुज़ाकरात के बाद गवर्नर ईसाई ताजरों को अर्तगल के अदल से रोशनासी करा रहा होता है कि उससे तंग उसी का कमांडर वेसलुस उस पर हमला करा देता है और उस हमले का इल्जाम अर्तगल पर लगता है। गवर्नर जख्मों की ताब न लाते हुए फोत हो जाता है, मगर जाते जाते अलीना को अर्तगल के हवाले कर जाता है। जबकि हमला आवर कातिल खुद को ताजिर जाहिर करवा कर चावदार कबीले में पनाह ले लेता है। उसका ताकुब करने वाला नूरगुल अर्तगल को इस बात से आगाह कर देता है। जबकि चावदार कबीले मुकीम सादुद्दीन कोपिक को जानदार की बेटी असलहान से इश्क हो जाता है और असलहान औराल और जानदार के शदीद दबाव में आकर शादी करने के लिए हाँ कर देती है, मगर वो सच्चे दिल से उससे मोहब्बत नहीं करती। अर्तगल चावदार कबीले आकर कातिल के खेमे की तलाशी लेता है। वो तीर कमान बरामद होता है जिससे गवर्नर को मारा गया होता है। अर्तगल उसे सच अगलवाने के लिए उसे कैद कर लेता है, जबकि किले में शहनशाह गवर्नर वेसलुस को बना देता है। जबकि दूसरी जानिब हलीना को हमला आवरों से बचाने वाले बाबर को हलीना से इश्क हो जाता है और किले जा जाकर उससे यके बाद बिगड़े मुलाकात भी करता रहता है। अब अर्तगल के पास उराल के खिलाफ कसीर तादाद में सबूत जमा हो जाते हैं। वो उस अदालत के सामने जवाबदेह करता है और मजे की बात यहाँ ये कि सादुद्दीन अपने आप को मुकदमे का काजी बना ही रहा होता है कि सल्जूकी सल्तनत के काजी सुल्तान अलाउद्दीन के हुक्मनामे के साथ हाजिर होते हैं और सादुद्दीन कोपिक की जगह खुद मुकदमे की समाअत करते हैं। जबकि बातोहान जो उराल का करीबी होता है वो गायब हो जाता है कि वो भी इन इल्जामात में बासानी रगड़ा जा सकता है। उराल के ऊपर कालीने जलाने, काई सिपाही शहीद करने, ख्वातीन पर हमला करने, सलीबियों साथ मिलाने, कान पर हमला करने, गवर्नर के कातिल को पनाह देने और कई दूसरे इल्जामात होते हैं। मुख्तसरन ये कि उराल को सजाए मौत सुनाई जाती है, जबकि चोलपान को तोख्तामुश के जहर देने के इल्जाम में सजाए मौत होती है। मगर चोलपान को ये छूट दी जाती है कि उसके पेट में बच्चा है जो जब तक वो बच्चा नहीं निकाल लेती उसकी सजाए मौत मुलतवी हो जाती है। इधर उराल का सर काटने ही वाले होते हैं कि जानदार सदमे में आकर फोत हो जाते हैं, जबकि दूसरी जानिब नाजुक हालात में सदमे की वजह से चोलपान भी बच्चे से महरूम हो जाती है। इन अचानक बड़े वाकयात से अर्तगल उराल पर रहम करता है और उसे जानदार की नमाज जनाजा तक का वक्त दे देता है। इस दौरान सादुद्दीन जो उराल का हमायती होता है वो अर्तगल के साथ एक मुआहदा करता है कि अगर वो काय के शीरों के लवाकिन से बात करके उराल को माफ कर दे तो वो उराल को हर किस्म के ओहदे से जान छुड़वा कर आलियार को सरदार बना देगा, क्योंकि आलियार को चावदार के बड़े सरदारी के अहल नहीं समझ रहे होते। आलियार की होशियारी, इंसाफ पसंदी, गैरतमंदी और दोस्ती से तो अर्तगल पहले ही से वाकिफ होता है। वो सादुद्दीन के साथ हाथ मिला लेता है और आलियार कबीले का सरदार मुंतखब हो जाता है। जबकि अब उराल आजाद होने के बाद मजीद तैश में जाता है और अब असलहान भी उराल के साथ होती है, क्योंकि उसके नजदीक उसके वालिद, उसका भाई का बच्चा और उस कबीले की बेइज्जती सब की सब अर्तगल ही की वजह से था। इन सब परेशानियों में गिरा अर्तगल अब बड़े दुश्मन यानी कायल चाइसार की तरफ मुतवज्जा होता है और वो इसी सिलसिले में उस जानिब हाजत और रियान और बाकिर को ईसाई ताजर बनाकर वहाँ भेजता है। और इस बात की खबर हलीना को भी हो जाती है, मगर वो किले में रहकर वेसलुस की शैतानी मंसूबों से अर्तगल को आगाह करती रहती है। जानिब कबीले से बाहर आई असलहान को बातुहान अगवा करके नामालूम गार में छुपा लेता है और वेसिलुस के पास जाकर मुआहदा करता है कि मेरे पास वो चीज है जो दोनों कबाइल को अजीज है और ये बात भी कि मेरी तलाश में अर्तगल, आलियार और सादुद्दीन आएंगे, तुम लोग उन्हें गात लगाकर मार देना, मगर इस बदले मुझे सोना और चावदार कबीले की सरदारी चाहिए। यूं वो वेसिलुस को हमले के लिए माइल भी कर देता है और होता भी वैसी है। इस लड़ाई में अलबत्ता बातोहान मारा जाता है, मगर आलियार इंतहाई करब और मौत की हालत में काई कबीले लाया जाता है, जहाँ आरिफ साहब उसका इलाज शुरू कर देते हैं जो बाद में ठीक हो जाता है। जबकि असलहान को बाजियाब कराया जाता है, जिससे असलहान की रिश्त में गिरफ्तार सादुद्दीन अर्तगल से शदीद खुश होता है। उधर काला चाइसार कले में बाबर को सलीबी गिरफ्तार कर लेते हैं और वेसिलुस हलीना के दिल से बाबर की मोहब्बत को खत्म करने के लिए उसकी शादी की पेशकश भी करता है, जिसे हलीना दिल पर पत्थर रखकर कबूल कर लेती है ताकि उसकी मजीद जासूसी की जा सके। अर्तगल इन सब हालात में कई बार अल्लामा इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह से मिलते रहते हैं और उनके दरमियान खुशगवार मुलाकातों का सिलसिला कायम रहता है। इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह की दुआओं और मशवरों पर अर्तगल हर महाज पर फतह हासिल कर रहा होता है और उधर मुतहद सरहद में चोलपान हलीमा के दरमियान बहस तकरार भी कायम रहती है। जबकि दूसरी जानिब कले में हलीना शादी की ख्वाहिश के तौर पर बाबर की रिहाई का मुतालबा करती है, मगर मक्कार वेसिलुस उसे आजाद तो कर देता है, मगर उसके पीछे उसी का हमकैद दरिंदा सिर्फ सलीबी टियो लगा देता है कि उसे मुर्दा हालत में जिंदा गिरफ्तार करके लाओ, मगर हलीना को यह बताया जाता है कि वो आजाद हो गया है। उराल के मुसलसल नाकामियों के बाद सादुद्दीन भी उसे खैरबाद कह देता है कि अब से तेरा मेरा रास्ता जुदा है, मुझसे कभी आकर ना मिलना। यूं जब हर तरफ से उराल पर दरवाजे बंद हो जाते हैं तो अपनी मुसलमान रूप में छुपी ईसाई बीवी चोलपान के मशवरे के मुताबिक काला चाइसार किले में पनाह ले लेता है, क्योंकि चोलपान का वालिद साबिक गवर्नर रह चुका होता है। उराल वेसिलुस को कबीले की बाहमी खबरों से भी आगाह रखता है, क्योंकि उसको मानने वाले कबीलों में मौजूद होते हैं। उधर अर्तगल के भाई जुलजान को चावदार कबीले की लड़की गोनियाली से इश्क हो जाता है, मगर गोनियाली आचार की बेटी होती है जो कि उराल का सबसे बड़ा हमायती होता है।
वो अपनी बेटी को हुक्म देता है कि जुल्जान को अपने इश्क में गिरफ्तार रखो और उसके जरिए अर्तगल के हर कदम से वाकिफ रहना। एक महाज पर नूरगुल वेसलस को गिरफ्तार कर लेता है, मगर टीओ बाबर के बदले वेसलस की जान बख्शी का मुतालबा करता है, जिस पर अर्तगल मजीद परेशान हो जाता है। और मजीद ये कि टीओ के हाथों 3 तुर्क कबाइल सरदारों के कत्ल के बाद अब खुल्लम खुल्ला जंग का ऐलान था। अर्तगल बाबर पर शदीद गुस्सा होता है और वहाँ हलीना भी अर्तगल को पैगाम पहुंचाती है कि यहाँ वेसलस बहुत खुश है और चंद ही दिनों में उससे शादी का ख्वाहिशमंद है। अगर अर्तगल ने उससे शादी से पहले अगर उसे ना बचाए तो वो जहर खा लेगी। हालात अर्तगल के मजीद से मजीद तर खराब हो रहे होते हैं। हर तरफ से परेशानियों में गिरा अर्तगल वेसिलिस को सबक सिखाने के लिए नूरगुल, सफ्दर और उतला जा को किले भेजता है कि रात के अंधेरे में जब सलीबी शराब में धुत पड़े होते हैं तो तुम उनके बड़े कमांडरों को कत्ल करके वेसिलिस के बड़े पोर्ट के सामने यूं लटका दो कि वेसिलिस अब मजीद कुछ न करने के काबिल रहे। और वाकई उनका वो ऐसा इबरतनाक अंजाम करके आते हैं कि जैसे देखने के काबिल नहीं रहते, जिन्हें देखकर वेसिलिस और वहाँ पनाह गुज़ीन उराल के रंग फीके पड़ जाते हैं। अब शादी को मुलतवी करके वेसिलिस उस जानिब लग जाता है और हमेशा की तरह इस बार उराल हलीना के मुतालिक वेसिलिस को आगाह करता है कि शायद यही वो जासूस है जिसे तुम नजरअंदाज कर रहे हो और यही अर्तगल को हमारी बातें पहुंचा रही है, जिसे वेसिलिस मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर देता है। उधर जुल्जान से उसकी महबूबा गुनियाली और उससे अचार और उससे उराल और उससे आगे वेसिलिस को इस बात का इल्म होता है कि अर्तगल इन सब हालात से और नजर आती जंग से आगाह करने के लिए अपने सिपाही दोशान, जो कि बहुत जल्द बाप बनने वाला होता है, और अपने भाई जुल्जान को कोनिया की तरफ सुल्तान के यहाँ रवाना कर दिया है। वेसिलिस घात लगाकर उनके ऊपर हमला करता है और जुल्जान को कैद करके किले ले जाता है, जबकि अर्तगल का करीबी सिपाही, बचपन का दोस्त और सगे खून से ज्यादा बेहतर भाई दोशान कबीले जख्मी हालत में आता है और अर्तगल को हालात से आगाह करता है कि जुल्जान को ले गए हैं और वहीं जख्मों की ताब न लाते हुए कलमा शहादत के अल्फाज में ही दम तोड़ देता है। इसकी शहादत वाकई सामीन पर रगत ताज़ी कर देने वाली थी। उसको काई परचम में लपेट कर सुपुर्द खाक किया जाता है। क्या शख्स थे वो, उसका बच्चा भी अपनी माँ के पेट में था और वो कबल अज पैदाइश ही उसको यतीम कर गए थे। अब दुशान किसी और सीजन में देखने को नहीं मिलेगा। बहरहाल अर्तगल शदीद तैश में आता है और अपने ऊपर दुशान जैसे अजीम तरीन साथी की शहादत पर बानो खातून से कसास का वादा करता है। एक महाज पर टीओ गिरफ्तार करके काई कबीले ले जाता है, जो कि कुछ नहीं बोलता और साकिन ही रहता है, जबकि जुल्जान के मामले में वेसिलिस काफी अक्लमंदी का मुजाहरा करता है। उससे हलीना पर शक तो वैसे ही होता है। वो उस शक को पुख्ता करने के लिए ये खबर फैला देता है कि वेसिलिस कल जुल्जान को बतौर एक सबूत नेकिया सलीबी शहंशाह के पास लेकर जाएगा। हलीना बेचारी इस बात की जासूसी अर्तगल को कर देती है, मगर ये जासूसी उसके लिए खूब मुश्किलात पैदा कर देती है। अगले दिन हलीना के इशारे के मुताबिक अर्तगल बिमा साथियों के काफिले पर हमला कर देता है, मगर उसमें हाजत ओरियान जैसे मासूम शख्स की लाश होती है, जबकि हाजत ओरियान का साथी बाकर जान बचाकर कबीले आ जाता है। ये एक तो अर्तगल को जाली काफिले से बेवकूफ बना दिया जाता है, जबकि दूसरी जानिब हाजत ओरियान भी जासूसी के इल्जाम में मारा जाता है। वेसिलिस जल्दबाजी में हलीना की शादी करने के लिए उसे लेके जा ही रहा होता है कि अर्तगल वेसिलिस के रास्ते पर आने वाले सलीबियों को खत्म करके लाशें बखेर देता है। जब वेसिलिस का काफिला लाशों को देखता है तो फौरन गीदड़ की तरह वापस किले भागता है कि शायद किले पर हमला हो गया है। वहाँ बाबर हलीना की जान बचाकर उसे कबीले ले आता है और हलीना खुद तो काई कबीले के लिए वक्फ कर देती है। वो इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह के हाथों कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाती है और उसका नया नाम हिफ्जा रखा जाता है और बाद बाबर और उसके दरमियान निकाह भी पढ़ाया जाता है। यूं अब वो तमाम शहंशाही तर्क करके मुकम्मल कबायली जिंदगी इख्तियार कर लेती है। उधर सादुद्दीन कोपिक और इस्लाहान की शादी भी जरूरी काम की वजह से सादुद्दीन मुलतवी कर देता है। अर्तगल वेसिलिस की गैर मौजूदगी में किले जाकर जुल्जान को छुड़ा लाता है और इसी सिलसिले में वहाँ के कमांडर खास को भी कत्ल कर देता है। जब वेसिलिस किले आता है तो ये उसके लिए इंतहाई तकलीफदेह मनाजिर होते हैं और अब हलीना भी उसके लिए नहीं रही होती। बहरहाल कबीले में अर्तगल, आचार, उसकी बेटी गुनियाली और टीओ को गद्दारी के इल्जाम में सरकलम कर दिया जाता है। वेसिलिस की यके बाद दीगर मुसलसल नाकामियों के बाद उराल अपना आखिरी अरबा चलाने की कोशिश करता है। वो कबाइल जो उराल के हक में होते हैं उराल उनका इस्तेमाल करता है और जारी खबर फैला देता है कि अर्तगल ने तमाम कबाइल का हानली बाजार में जिरगा मुनाकिद किया है और अर्तगल को भी ये कहा जाता है कि तमाम तुर्क सरदार बात करने के ख्वाहिशमंद है और वैसा ही होता है। तमाम सरदार हानली बाजार के सराय में जमा होते हैं, जबकि इधर चाफदार कबीले में आलिया की गैर मौजूदगी में उराल गुस्सा आता है। उसकी राह में आने वाले हर शख्स को वो तलवार की जबान से चुप करा देता है, चाहे वो आम इंसान हो या कबीले का बड़ा हो और चाहे वो सिपाही क्यों ना हो। इसी मुजाहमत में आलियार का बेहतरीन साथी ओतलुजा भी शहीद हो जाता है और उराल खुद को जबरदस्ती कबीले का सरदार करार दे देता है। शदीद खुरेजी के बाद वसनत में काम करती हलीमा सुल्तान, हफ्सा खातून, हैमा खातून को जरगमवाल बना लेता है। उधर सराय में जब जिरगे पर कोई मौजू ही नहीं निकल रहा होता तो अर्तगल को शक सा होता है और बाकी जासूस आकर आगाह कर देता है कि उराल को चाफदार के गिरदोनवा में देखा गया है। वो समझ जाता है कि ये एक जाल है
वो गद्दार तुर्क सरदारों को तयन करके सरकतल कर देता है और फौरन आलियार के हमला चावदार कबीले पहुंच जाता है। उस वक्त उराल खवातीन पर वार करने ही वाला होता है कि अर्तगल तीर के वार से उनकी जान बचाता है। काफी बहस और तकरार के बाद उराल के सिपाही हथियार डाल देते हैं, जबकि उराल अर्तगल से आखिरी लड़ाई करता है। इसमें अर्तगल उसे ज़हर करके उसको सर कलम कर देता है। यूं सीजन 1 के सबसे बड़े विलन तीतुश की तरह सीजन 3 के सबसे बड़े विलन उराल का सर भी जमीन पर पड़ा होता है। एक बार फिर अर्तगल कामयाब होता है और ये खबर वेसेलस को हरा कर रख देती है। वेसेलस अब छोटी मोटी चालें रद्द करके एक बड़े मैदान में जंग करने का ख्वाहिशमंद होता है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। कबाइल में थोड़े बहुते अमन के बाद सलीबी दारुल हुकूमत नीकिया में सुल्तान अलाउद्दीन की तरफ से जासूस काई कबीले खबर लेकर आ ही रहा होता है कि सलीबी हमला कर देते हैं, जिसमें असल जासूस तो शहीद हो जाता है मगर उसका साथी एक लॉकेट लेकर काई कबीले आ जाता है। मगर अर्तगल को समझ नहीं आती कि ये क्या है। बहरहाल कले में उराल की बीवी चोलपान अपने असल मजहब यानी ईसाईयत को दोबारा अख्तियार कर लेती है और अब वो अपना नाम एकतरीना शो करती है। वो वेसेलस के साथ काम पर लग जाती है, जबकि कबीले में दोशान की बीवी गुलबानो शुरू में नाराजगी के बाद सुल्तान को माफ कर देती है। उन दिनों सल्जूक सल्तनत के सुल्तान मुअज्जम जनाब अलाउद्दीन मगरबी सरहदों के हालात जानने के लिए ताजिर अबी मंसूर के रूप में काई कबीले आता है, मगर वो इब्तिदा में अर्तगल से छुपा रहता है कि अर्तगल के इंसाफ, बहादुरी और अवामी राय को जान सके। पहले वो अर्तगल की फौज में शोहरत जांचता है और फिर हानली बाजार के हर मजहब से ताल्लुक रखने वाले ताजिर से अर्तगल की काबिलियत और अदल इंसाफ को जांचता है और हर तरफ हर कोई अर्तगल की तारीफ ही कर रहा होता है। एक महाज पर अर्तगल, आलियार और उनके सिपाही बहुत बुरी तरह वेसेलस की घात में आकर ट्रैप हो जाते हैं और वहीं पर ताजिर अबू मंसूर अपने साथियों समेत छुपकर तीर की बारिश कर देता है। वहीं पर जब अर्तगल अबू मंसूर को देखता है तो उसके हवास बाख्ता हो जाते हैं कि सुल्तान अलाउद्दीन आए हुए हैं। इस लड़ाई में आलियार को बुरी तरह तीर लग जाता है और जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो जाता है। वो जाते जाते कबीला असलहान को भी सपोर्ट कर जाता है। यूं इसी सीजन में आए हमारे नए बेहतरीन दोस्त और हीरो आलियार भी शहीद हो जाते हैं, जो कि अपनों की मुखालफत के बावजूद हक का साथ देते हैं और अर्तगल के साथ ही रहते हैं। बेशक आलियार इस ड्रामे सीरीज का बहुत बड़ा नाम है और आहिस्ता आहिस्ता ये बात सब पर खुल जाती है कि सुल्तान अलाउद्दीन कितने दिनों से ताजिर मंसूर के रूप में उनके दरमियान मौजूद थे। इस लड़ाई में वेसेलस जान बचाकर किले वापस आ जाता है, मगर वो परेशान हो जाता है कि ताजिर इतनी बड़ी फौज कैसे रखता होगा, वो भी इस कदर इतनी अच्छी तरह ट्रेन। वो इस बात की शक में पड़ जाता है कि शायद ये सुल्तान खुद हो, इसलिए वो चोलपान खातून को सुल्तान के ठहरने के मकाम पर भेजता है कि तुमने सुल्तान को एक दफा देख रखा है। चोलपान वहाँ देख कर आती है और वेसेलस को आगाह करती है कि हाँ वो वही सुल्तान अलाउद्दीन ही है। इधर कबीले में अब तक खलीमा सुल्तान बच्चे को जन्म दे चुकी होती है, जिसका नाम सुलेमान शाह की वसीयत के मुताबिक सावची रखा जाता है और उसके कान में अजान भी सुल्तान मुअज्जम खुद देते हैं। आलियार के जनाजे में सादुद्दीन भी काम करके वापस आ जाता है और जब वो अर्तगल सुल्तान मुअज्जम को एक सख्त में देखता है तो उसके हवास बाख्ता हो जाते हैं और पहले तो यकीन भी नहीं कर पाता। सराय में सुल्तान अलाउद्दीन कुछ मामलात पर बातचीत करने के लिए अर्तगल और सादुद्दीन को तलब करता है और इस बातचीत में वही होता है जिसका सादुद्दीन को डर होता है। सुल्तान तमाम मगरबी जमीनों का मुकम्मल कंट्रोल अर्तगल को दे देता है और सुल्तान आला मुंतखब कर देता है। यूं एक तरह से रियासती ओहदों के लिहाज से सादुद्दीन की नजर में एक चरवाहा बाजी ले गया था। अपने गुस्से को सीने में दबाए सादुद्दीन सुल्तान के खाने में जहर मिला देता है और सुल्तान बहुत बुरी हालत में चला जाता है। इस अमल से सादुद्दीन सीधा सीधा इल्जाम अर्तगल पर लगाकर उसे कैद करवा देता है और पूरा निजाम संभाल लेता है। उधर जब सुल्तान की हालत बद से बदतरीन होती जा रही होती है तो इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ आ जाते हैं। सादुद्दीन को इल्म होता है कि ये सुल्तान को शिफा याब कर देंगे। वो लाख रोकता है मगर सुल्तान के करीबों के दबाव में आकर उन्हें सुल्तान के पास जाने दिया जाता है। इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह की खूब दुआओं और कोशिशों के सबब एक और मौजज़ा होता है और सुल्तान को होश आ जाता है। उधर अर्तगल की गिरफ्तारी खाना जंगी का बायस बन रही होती है। इतने में सुल्तान वहां पहुंच जाते हैं और सादुद्दीन को खूब डांटते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर मैं मर भी जाता तो तुम ये कैसे इंतजाम संभाल रहे थे, तुम मुझ पर शक कर सकते हो अर्तगल पर नहीं। सबके सामने सादुद्दीन को खूब शर्मिंदा होना पड़ता है और सबसे माफी भी मांगता है। दूसरी जानिब कले में सुल्तान की सराय में मौजूदगी खबर वेसेलस को खूब खुश करती है कि मैं तो सोना ढूंढने जा रहा था मगर मुझे तो यहाँ हीरा भी मिल सकता है। वो इसीलिए बड़ी तादाद में फौज लेकर सराय के पास आ जाता है, जबकि सलीबी लश्कर के पेशकदमी का सुनकर अर्तगल जारहाना तदबीर करता है। वो अपने सिपाही बाकिर को सुल्तान के लिबास में जबकि सुल्तान को कबाइली लिबास में शिफ्ट करके काई सिपाहियों को सल्जूकी लिबास पहनवा देता है और एक तरफ चले जाते हैं। वेसेलस जब ये देखता है तो वो उन्हें सुल्तान और सल्जूकी सिपाही समझकर उनका पीछा करता है और वो इस बार एक मकाम पर पहुंच जाता है जहां पर वो आखिरी नतीजा खेज जंग करते हैं, जिसमें अलबत्ता काई के लोग भी बराबर शहीद होते हैं मगर वेसेलस मारा जाता है। यूं सीजन 3 का दूसरा बड़ा विलन भी मारा जाता है।
خوب خونریز جنگ میں ارطغرل ایک بار پھر کامیاب ہوتا ہے اور ویسلوس کی لاش شانلی بازار کے دروازے پر لٹکا دی جاتی ہے۔ ایک دفعہ پھر یہ ایک عظیم الشان دن ہوتا ہے اور سلطان کا ارطغرل پر اعتماد ایک دفعہ پھر سے مزید بحال ہو جاتا ہے، جبکہ اس حرکت کی وجہ سے زہر کا الزام بھی صلیبیوں پر لگ جاتا ہے۔ ویسلوس کی لاش صلیبی سپاہی قلعے لے جاتے ہیں اور ویسلوس کے بعد نیکیا سے نیا گورنر امن کا پیغام لے کر قلعے آتا ہے اور ڈر کر صلیبی اب امن کی بات کرنے لگ جاتے ہیں اور وہ معاہدہ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ قلعے میں امن معاہدہ قائم رکھنے کے لیے ارطغرل سعد الدین کے ہمراہ قلعے آتا ہے اور 3 گنا زیادہ شرطوں کو منوا لیتا ہے۔ جس طریقے سے ارطغرل ان سے شرطیں منواتا ہے سعد الدین کو حیران کر دیتا ہے، اور وہ ایسی سخت شرطیں ہوتی ہیں کہ قلعہ کھوکھلی بنیادوں پر عیسائیوں کے پاس ہوتا ہے، جبکہ زیادہ تر کنٹرول مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے۔ یوں اب صلیبیوں کی طرف سے حملے بھی تھم جاتے ہیں اور قلعہ چائسار کی فتح کا منصوبہ بھی سلطان مؤخر کر دیتا ہے۔ ادھر قبیلے میں دوشان کا بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام ارطغرل دوشان ہی رکھتا ہے اور اسے کان میں اذان بھی دیتا ہے، جبکہ چاودار میں سعد الدین کوپے ایک بار پھر اصلاحان کی شادی کی پیشکش کرتا ہے، مگر اب کی بار اصلاحان اسے کھری کھری جواب دے دیتی ہے کہ میں اب آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ ایک تو مجھے محل کی زندگی پسند نہیں ہے اور دوسرا میں ایک قبیلے کی سردار ہوں، یہ میرے بھائی کی امانت ہے، لیکن اگر آپ میرے ساتھ شادی کر کے اسی قبیلے میں رہنا چاہتے ہیں تو میں یہ شادی کر لوں گی۔ جبکہ سعد الدین کی طرف سے رشتہ ختم ہو جانے کے بعد ارطغرل اپنے سپاہی نورگل اور اصلاحان کے درمیان منگنی کرا دیتا ہے کہ اگر نورگل یہاں بھی رہ لے تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اب دونوں قبیلے بھائی بھائی ہیں، کون کہاں رہے کوئی اب مسئلہ نہیں ہوگا ان کے لیے۔ ان تمام باتوں سے تنگ آ کر آخرکار سعد الدین ارطغرل کو ایک جال میں پھنسا ہی لیتا ہے۔ دراصل ان دنوں سلجوقی سلطنت مشرق میں ایوبیوں اور عباسیوں کے حملوں اور منگولوں سے متوقع جنگ کے دہانے پر کھڑی تھے۔ سعد الدین سلطان کو مشورہ دیتا ہے کہ منگولوں کو ارطغرل سے بڑھ کر قریبی طور پر کوئی نہیں جانتا، اور دوسرا یہ بھی کہ ارطغرل بہادر اور عقل مند بھی ہے، وہ منگولوں سے جنگ بآسانی رکھوا لے گا۔ وہ سلطان سے یہ بات منوا لیتا ہے کہ چونکہ اب صلیبی حملے تھام گئے ہیں تو ارطغرل کی واپسی تک سردار بنا دیں اور ارطغرل کو منگولوں سے نپٹنے دیں۔ ارطغرل سلطان کی بات کو نہ نہیں کر پاتا اور وہ بات کو مان لیتا ہے۔ ارطغرل یہ بات اپنے گھر والوں اور قبیلے والوں سے کرتا ہے، جسے شروع میں سب نہیں مانتے، مگر بعد میں ارطغرل کی تقریر سے ان میں جذبہ بیدار ہوتا ہے اور وہ جہاد کے لیے اپنے بیٹے، بھائی اور شوہر دینے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ ارطغرل قبیلے کا سردار ذوالجان کو منا کر نورگل اور اصلاحان کی شادی کو مؤخر کر کے روانہ ہو جاتا ہے، اور اب یوں دونوں بڑے ترک قبائل پر کم عمر یعنی ذوالجان اور اصلاحان کی سرداری ہوتی ہے۔ بہرحال سلطان معظم ان زمینوں کو سعد الدین کو سپرد کر کے کونیا دارالحکومت واپس آ جاتا ہے، جبکہ ارطغرل پر راستے میں کچھ نامعلوم افراد حملہ کر دیتے ہیں جو کہ عام لباس میں ہوتے ہیں۔ سیزن 3 میں بالکل نہیں پتہ چلا کہ یہ کون لوگ تھے، البتہ سا گیس ملا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ سعد الدین کے لوگ ہوں، مگر یہ اگلے سیزن ہی میں پتہ چلے گا یہ کون لوگ تھے۔ حملہ اتنا خطرناک ہوتا ہے اور وہ اتنے ٹرینڈ ہوتے ہیں کہ سب کے سب تقریباً مارے ہی جاتے ہیں، اور یہ اگلے ہی سیزن میں پتہ چلے گا کہ کون شہید ہوا ہے، کون بچ گیا تھا، اور اس حملے میں ارطغرل بھی گر ہی جاتا ہے۔ یوں یہاں پر سیزن 3 اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اور باقی اگلے سیزن ہی میں پتہ چلے گا۔ اور ایٹ دا اینڈ آپ سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت مشکل ہوتا ہے ایسا کام کرنا، پہلے میں اسکرپٹ لکھتا ہوں بار بار دیکھ کے، اور پھر اس کو میں وائس کرتا ہوں جس میں کافی ٹائم لگتا ہے میرا، کئی دفعہ میں غلط بول جاتا ہوں، پھر دوبارہ مجھے بولنا پڑتا ہے، اور یہ اگر آپ کو میں اپنے رجسٹر کے پیجز دکھاؤں تو آپ مانیں گے نہیں، اتنے زیادہ پیجز ہوتے ہیں، جبکہ میں بولتا ہوں تو وہ اتنا جلدی جلدی بولے جاتے ہیں کہ کئی دفعہ 2 منٹ کے اندر ہی میرا پورا پیج فارغ ہو جاتا ہے۔ سو کافی ٹائم لگتا ہے اس کے اوپر، اور اس کے بعد پھر اس کو ایڈیٹنگ کرنا، وائس کو الگ ایڈٹ کرنا، پھر اس کے اوپر ویڈیو کو اس کو الگ ایڈٹ کرنا، ویڈیو کو ایکسٹریکٹ کرنا، اور کاپی رائٹ کلیم کا بھی خیال رکھنا، میوزک کا خیال رکھنا، اور بہت زیادہ ایشوز ہیں۔ آئی ہوپ یو ول انڈرسٹینڈ۔ سو جب مجھے ان ویڈیوز پہ ویوز نہیں آتے اتنے خاص تو مجھے کافی دکھ ہوتا ہے۔ سو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری اس ویڈیوز کو لازمی شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ سیزن 1 کی کہانی موجود ہے، سیزن 2 کی کہانی موجود ہے، اب سیزن 3 کی بھی آ گئی ہے۔ سو پلیز اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ویوز ہیں، اور ان سے بھی کہیں کہ سبسکرائب کریں، اور آپ کا ہمیشہ سپورٹ میرے ساتھ قائم رہے۔ اپنا اور سب کا خیال رکھیے گا، اپنے گرد و نواح میں سب کا خیال رکھیے گا، اور یوں ہی سپورٹ کرتی رہیے گا۔ اب میں سیزن نمبر 4 دیکھوں گا اور جلد از جلد اس کی کہانی لانے کی بھی کوشش کروں گا۔ سو ایٹ دا اینڈ اپنا اور سب کا خیال رکھیے۔ خدا حافظ، ٹیک کیئر، بائے بائے۔